Hello friends, welcome to Study NCRT. Guys, we were continuing our chapter 1 Constitution Why and How of class 11th Political Science. So friends, today we will start Fundamental Identity of the People. देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या देता है, हमें आइडेंटिटी देता है, हमें हमारी पहचान देता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे क्या लिखे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉर्म्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स लिखे गए हैं। तो जब हम इन इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारे पास तीन तरह की आइडेंटिटी आ जाती हैं। एक है हमारे पास पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी की अगर बात करें, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। और अगर हम एक कंट्री में रहते हैं तो हमें वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना पड़ता है। जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बातें की गई हैं, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं कि हमने ये काम नहीं करना है, ये करना है, तो वो हम नहीं करेंगे, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन नॉर्म्स को, उन प्रिंसिपल्स को, उन रूल्स को फॉलो करते करते हम उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो इस तरह हमें वहाँ की पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम मोरल आइडेंटिटी की, तो देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम कुछ नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो तो करते हैं, ठीक है, लेकिन जो बातें उसमें कही गई हैं कि ये नहीं करना, तो हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ठीक है, ताकि इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके। तो इस तरह क्या है, हमें मोरल आइडेंटिटी मिल जाती है। जैसे कि देखिए आप कोई रिलीजन फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा रिलीजन कहता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो आप वैसा ही करेंगे। जो रिलीजन आपका कहता है कि ये चीज़ें अच्छी हैं, आप ये कीजिए, जो जो गलत चीज़ें हैं वो आप नहीं करेंगे, ठीक है, तो आपके अंदर एक मोरल सेंस क्रिएट हो जाएगी, मतलब मोरालिटी। तो इसी तरह क्या है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, जो नॉर्म्स दिए नहीं गए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लगे हुए हैं, वो अगर हम उनको पार नहीं करते हैं, उनको ब्रेक नहीं करते हैं, तो इस तरह हमें क्या मिल जाती है, एक मोरल आइडेंटिटी मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी का मतलब है, देखिए जब पॉलिटिकल एंड मोरल आइडेंटिटी दोनों मिल जाती हैं तो एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। नेशनल आइडेंटिटी कैसे है, हमारी नेशनल आइडेंटिटी क्या है कि हम क्या हैं, इंडियंस हैं, ठीक है, हम इंडिया के सिटीजन्स हैं तो हम इंडियंस हुए। इसी तरह है कि उस कंट्री के रूल्स और उस कंट्रीज़ की रेगुलेशंस को फॉलो करते करते हम वहाँ के सिटीजन्स बन जाते हैं। हम वहाँ के सिटीज़न बन जाएंगे तो हमें वहाँ की नेशनल आइडेंटिटी मिल जाती है। जैसे कि हम क्या हैं, इंडियंस हैं। अब हम कहीं भी जाएंगे दूसरी कंट्रीज़ में, तो हम हमारा, अब कोई हमसे पूछेगा कि आप कौन हैं, तो हम उन्हें ये तो नहीं बताएंगे कि हमारा नेम क्या है, हम कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, हम कहाँ से हैं, हम कौन से विलेज से आए हैं, हम ये बताएंगे कि हम क्या हैं, इंडियंस हैं। तो वो हमें पहचानेंगे कि दे आर इंडियन, क्योंकि ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है और बाकी लोग हमें इसी आइडेंटिटी से जानेंगे। अब देखिए जर्मन आइडेंटिटी की बात करते हैं। जर्मनी के अंदर देखिए जब लोगों को सिटीजनशिप मिलती है तो उनको एथनिसिटी के बेसिस पे मिलती है। मतलब कि अगर लोग एथनिकली जर्मन हैं, अगर वो वहाँ के हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं तो उन्हें वहाँ की सिटीजनशिप मिलती है, ठीक है। बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वर्ल्ड के अंदर वो यही क्लेम करते हैं कि हम लोगों को राइट्स देते हैं, ठीक है, लेकिन राइट्स तो सभी कंट्रीज देते हैं कोई ना कोई, लेकिन उनका जो सिटीजनशिप का जो बेसिस होता है, नेशनल आइडेंटिटी देने का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है डिफरेंट है। जैसे कि जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में जो हम, अगर हमें सिटीजनशिप चाहिए तो हमें वहाँ एथनिसिटी के बेसिस पे मिलेगी सिटीजनशिप। अगर हम एथनिकली जर्मन है तो हमें वहाँ की जर्मन आइडेंटिटी, हमें वहाँ की नेशनल आइडेंटिटी जो है मिल जाएगी। बट अगर हम बात करते हैं इंडियन आइडेंटिटी की, तो इंडियन आइडेंटिटी, अगर हम इंडिया के सिटीज़न बनना चाहते हैं, अगर हम इंडियन सिटीजनशिप चाहते हैं, तो हमें एथनिसिटी के बेसिस पे नहीं मिलेगी, ठीक है। हमारी कंट्री जो है हमें एथनिसिटी के बेसिस पे नहीं देती है। हर एक कंट्री का अलग अलग क्राइटेरिया होता है सिटीजनशिप देने का। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री हम कह सकते हैं। बिकॉज क्या है कि यहाँ पर क्या है कि आपको कोई स्पेशल किसी कल्चर से बिलोंग करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप सिटीजनशिप पाना चाहते हैं तो।
सो गाइज अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रिटन सेट होता है डॉक्यूमेंट का जिसको हम यूज़ करते हैं कंट्री को गवर्न करने के लिए। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी क्या होती है, ये चीज़ जो है हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सभी बातें लिखी हुई हैं कि एक कंट्री को किस तरह गवर्न किया जाएगा, उसके अंदर क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो हम कंट्री को गवर्न करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन क्या है कि दो दो तरह के अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं बेसिकली। एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकंड इज़ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो हम लिखते हैं, मतलब लिख के बनाए जाते हैं, राइट किए होते हैं। वेयर एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट नहीं किए जाते, वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में होते हैं। जैसे कि देखिए अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए हमारे पास स्पेसिफिकली बुक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाई गई थी और उसके अंदर सभी मेंबर्स ने मिलकर डिसाइड किया था कि कौन से रूल्स होंगे कौन से रूल्स नहीं होंगे। वेयर एज अगर हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम्स की, तो यूनाइटेड किंगडम्स में कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं थी, कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। जैसे कि हमारी एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन वाली, तो उसके अंदर वो सारे नॉर्म सारे प्रिंसिपल्स जो हैं लिखे गए हैं। बट यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम्स के अंदर क्या है कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको इकट्ठा करके क्या है कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है। तो क्या है कि अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं ये अराइज हो रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितना इफ़ेक्टिव होता है, क्या चीज़ इसको इफ़ेक्टिव बनाती है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं आज के टाइम में। ओके। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ प्रोमोगुलेशन। मोड्स ऑफ प्रोमोगुलेशन का मतलब होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना था, मतलब कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग। ठीक है। अगर हम बात करें बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ पर जो एक्चुअल में क्या था कि कहीं वहाँ पर डिक्टेटरशिप आ गई या कहीं वहाँ पर मिलिट्री कमांड, मिलिट्री लीडर्स ने अपनी पावर इस्टेब्लिश कर ली, तो उन लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए वो क्या है डिफंक्ट हो गई, मतलब कि वो नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, काफ़ी लंबे समय तक वो चल ही नहीं पाए। वेरएज अगर हम बात करें हमारी कंट्री की, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था और अब तक चलता आ रहा है। ठीक है। तो मिलिट्री लीडर्स जो होते थे या फिर जो डिक्टेटर्स होते थे वो क्या करते थे, जब भी अपनी पावर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते थे तो, और जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते थे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन डिफंक्ट हो जाते थे, मतलब काफ़ी लंबे समय तक नहीं चल पाते थे। वेरएज अगर हम बात करते हैं वेरएज अगर हम बात करते हैं यूएसए, साउथ अफ्रीका और इंडिया की, तो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल हैं। क्यों? क्योंकि वो नेशनल मूवमेंट के ज़रिए जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है। तो वो क्या है कि नेशनल मूवमेंट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है और वो नेशनल मूवमेंट्स के ज़रिए क्या है बनाए गए हैं। देखिए हमारी कंट्री के अंदर नेशनल मूवमेंट हुआ जब ब्रिटिशर्स आए। ठीक है। साउथ अफ्रीका के अंदर अपार्थाइडिज्म के अगेंस्ट हुआ था, और यूएसए के अंदर भी जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट जो था वो भी मूवमेंट्स की गई थी। आप हिस्ट्री के चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, उसके अंदर यूएस की हिस्ट्री जो है वो सारी बताई गई है। ठीक है। तो क्या है कि ये जो तीन जो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन है इन तीन कंट्रीज़ के हैं, और ये इस वजह से इतने सक्सेसफुल बिकॉज इनको नेशनल मूवमेंट्स के बाद क्रिएट किया गया था, इनको बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो है क्रिएट किया था। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है। इतनी इतना मतलब टाइम लग गया, अप्रॉक्सीमेटली 3 इयर्स जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे। ठीक है। लेकिन ये आप देखिए कि कब ये बना और अब तक ये चलता आ रहा है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है इंडियन सोसाइटी के हर एक डिफरेंट सेक्शंस को ध्यान में रखकर हर एक रूल जो हैं बनाए गए हैं। ठीक है। अब देखिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को किन लोगों ने बनाया था। इन कॉन्स्टिट्यूशन को उन लोगों ने बनाया था जिनके अंदर, ठीक है, क्या थी कैपेसिटी थी, क्या थी कैपेसिटी थी निगोशिएट करने की डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल्स के साथ। देखिए हमारी कंट्री में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बावजूद इन लीडर्स ने क्या किया, सभी
कि जो राइट्स हैं सभी, जो कल्चर है, रिलीजन है, ट्रेडिशन है, उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने रूल्स बनाए इसके साथ। ठीक है, तो मतलब कि उनकी कैपेसिटी देखिए और उनका जो है मतलब आप उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए कि लोग उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या है हद तक लोग उन पर विश्वास किया लोगों ने, और उन्होंने क्या किया, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया। और इसके साथ साथ ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी क्या है, रेफरेंडम जो था, कभी भी रेफरेंडम के लिए जो है वो नहीं किया रखा गया था। रेफरेंडम का मतलब है कि कभी भी मतलब लोगों से नहीं पूछा गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहिए। ठीक है, लोगों के लिए नहीं था, बिकॉज एक इनडायरेक्ट असेंबली थी ये, जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे इलेक्ट की गई थी विद ट्रांसफरेबल वोट। ओके, तो इस इनडायरेक्ट इलेक्टेड बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसमें लोगों से नहीं पूछा गया था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहिए, वेरस क्या था कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों से कई बार पूछा जाता है कि आपको क्या चीज़ आपको डिज़ायरेबल लगती है, क्या चीज़ आपको नहीं है। अब हमारी कंट्री के अंदर ये रेफरेंडम क्यों नहीं किया गया, क्योंकि हमारे लीडर्स काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर कैपेसिटी थी। ठीक है, लोगों ने हमारे लीडर्स के ऊपर विश्वास किया, और आज भी जो उन्होंने रूल्स बनाए हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये है कि थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स तो करनी पड़ती हैं टाइम के हिसाब से, क्योंकि जैसी सिचुएशन पहले थी वैसी सिचुएशन आज नहीं है। जैसी कंडीशंस और जैसे सर्कमस्टांसेस पहले थे, आज काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है, आज टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच चुकी है, और इतने सालों के बाद जो है सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती हैं। सो गाइज, इन दिस वीडियो ओनली दिस मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे सब्सटेंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।